हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है वर्ण लिपि, ब है अक्षर लिपि, स है चित्र लिपि और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है चित्र लिपि। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। दूसरा प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का अर्थ पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन अ है कूट, ब है पादप, स है घन और द है अगार। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है कूट। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। इसका ऑप्शन अ है क, ख, ग और ब। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसके प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं अल्प प्राण के होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो इसमें पहला क है, क वर्ग का पहला है, ये अल्प प्राण है। यहाँ पे पूछा है अल्प प्राण नहीं है, यानी महाप्राण को बताना है। ऑप्शन ब दिया है ख, यानी क वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो स दिया है क वर्ग का तीसरा, तो पहला, तीसरा और पांचवा होता है ना, तो तीसरा हो गया, तो ये अल्प प्राण है। और द में है ब, प फ ब, यानी प वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है अल्प प्राण ध्वनियाँ नहीं है, तो ऑप्शन ब ही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 4, अंग अ वर्ण कहलाते हैं, तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। ब दिया है उस व्यंजन, उस व्यंजन स और ह कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के 25 वर्ण कहलाते हैं। स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ तक होते हैं। अंग और अ जो इसमें दिया हुआ है प्रश्न के 4 में, इसको अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद है पांचवा प्रश्न, कामायनी के लेखक हैं। ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ब है जयशंकर प्रसाद, स है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और द है सुमित्रा नंदन पंत। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छठवां है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। आदि का अर्थ होता है अंत, अंत से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो अंत में क्या जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। यहाँ पे जुड़ने के लिए नहीं पूछ रहा है, जब प्रत्यय जुड़ा रहता है किसी भी शब्द में, मान लीजिए कि प्रत्यय जुड़ा रहेगा लास्ट में, तो जब वो निकलेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, कुछ थोड़ा सा उसे दूसरा हो जाएगा। तो अंत से कौन निकलता है, प्रत्यय निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 7, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन ब सही उत्तर होगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन अ दिया है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी भी चीज़ का जो कुछ नाम है तो उसको संज्ञा कहते हैं। और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया से किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है तो उसको क्रिया कहते हैं। प्रश्न के 8 है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन अ है दृश्य काव्य, ब है श्रव्य काव्य और स है अ और ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, अ तथा ब दोनों, यानी दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य 2 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न क्या 9 है, पठन का अर्थ है। ऑप्शन अ है सस्वर वाचन, ब है मौन वाचन और स है अ और ब दोनों, द है इनमें से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन स सही उत्तर है, अ और ब दोनों, यानी सस्वर वाचन और मौन वाचन 2 तरह के पठन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 10, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पानी, ब है पुत्र, स है मित्र और द है बंदर। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है बंदर। प्रश्न क्या 11 है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रणाली, ब है अभिनय प्रणाली, स है गीत प्रणाली और द है व्याख्या प्रणाली। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्न बच्चों से प्रश्न क्लास में करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन है पुस्तक, ब है ममता, स है अच्छाई और द है रमेश। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है पुस्तक। पुस्तक कहने से आपका साइंस का भी बुक आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा, हिंदी का भी आ जाएगा, संस्कृत का भी आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन का भी आ जाएगा। यानी एक जाति है, पुस्तक एक जाति है, दुनिया की जितनी भी पुस्तकें होंगी सब पुस्तक के अंतर्गत कहलाएंगी। यहाँ पे ममता और रमेश जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। और अच्छाई है, ये अच्छाई भाव है, भाव पता चल रहा है अच्छाई से, तो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 13, भूतकाल के कितने भेद हैं।
तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुहित मत भूतकाल भूतकाल यानी 6 भेद होते हैं भूतकाल के। संख्या 14 है, जागृत शब्द का विलोम है। ऑप्शन अ है विषुप्त, ब है सुषुप्त, स है शयन और द है चेतना। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है, सुषुप्त। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मौन वाचन का उद्देश्य है। ऑप्शन अ है वाचन गति का विकास, ब है पठित सामग्री का अधिग्रहण, स है वाचन का अभ्यास और द है अ और ब दोनों। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, अ और ब दोनों, यानी वाचन गति का विकास भी होता है वाचन से, मौन वाचन से, और पठित सामग्री का अधिग्रहण भी होगा। स है वाचन का अभ्यास, ये भी होता है, ये भी आप ये इसमें सही हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप स को भी ले सकते हैं, और जो स को टिक करेंगे तो अ और ब छूट जाएगा, और द यहाँ पे है जो मैक्सिमम ऑप्शन को ले सकता है। जैसे कि और जो द को टिक करते हैं अ और ब दोनों, तो वाचन गति का विकास भी सही होगा और पठित सामग्री का अधिग्रहण भी सही हो जाएगा, और ये छूट जाएगा ये नहीं तो। और जो यहाँ पे उपयुक्त सभी रहता तो उपयुक्त सभी सही होता। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन अ है मित्र, ब है सूचना, स है उपहार और द है अध्याय। तो इसका ऑप्शन जो ब है यही सही उत्तर है, सूचना। सूचना दी जाती है ना कि दिया जाता है। वाक्य प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि कौन सा शब्द है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन अ है अव्ययीभाव समास, ब है द्वंद्व समास, स है द्विगु समास और द है तत्पुरुष समास। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, द्विगु समास। द्विगु समास कैसे है? जहाँ भी संख्यावाची शब्द आते हैं उसको वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा होता है, चौ आया हुआ है ना 4, चौ का अर्थ होता है 4, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। तिराहा, पंचवटी, इस तरह के जो शब्द होंगे इसमें द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 18 है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी जो कोई लिखा हुआ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ऑप्शन अ है निश्चयवाचक सर्वनाम, ब है प्रश्नवाचक, स है निजवाचक और द है अनिश्चयवाचक। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई से पता नहीं चल रहा है ना, कोई खड़ा है, उसका नाम तो दिया नहीं है, कुछ कोई भी हो सकता है, तो निश्चय नहीं, निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? ऑप्शन अ है जातिवाचक संज्ञा, ब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, स है भाववाचक संज्ञा और द है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि अच्छाई, मानवता और बचपन ये सभी भाव हैं, ना कि जाति का बोध हो रहा है इससे, ना ही किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही द्रव्य है, तो यही स सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? ऑप्शन अ है कैसा, ब है लाल, स है तिकोना और द है थोड़ा। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, थोड़ा। थोड़ा, अधिक, तेज, ये सब परिमाण बोधक विशेषण हो जाएंगे, क्योंकि इसे थोड़े या कम का पता चल लग रहा है, परिमाण का पता लग रहा है, कोई भी चीज़ कितना है तो थोड़ा है, इसलिए द सही उत्तर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, फ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। ओष्ठ जो होता है प वर्ग का होता है, तो इसी में फ आता है ना, प, फ, ब, भ, म, तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। बाकी जो स दिया हुआ है तालव्य, तालव्य च वर्ग का उच्चारण स्थान है, और मूर्धन्य जो है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 22, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन अ है कवित्री, ब है कवित्री, व में छोटी की मात्रा, इसमें देखना है कवित्री ही होता है कवि का स्त्रीलिंग, इसमें देखना है कि सही कौन सा कवित्री जो सही कौन सा लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो द है कवित्री, यही सही उत्तर होगा। कवित्री ऐसे लिखा जाता है, क व य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, कवित्री। प्रश्न संख्या 23 है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है प्रतिज्ञा, ब है संख्या, स है बोली, द है भाषा। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, संख्या। संख्या से वचन का बोध होता है, यानी एक वचन बहुवचन होते हैं ना, तो संख्या से ही पता लगाया जाता है। एक से अधिक होते हैं वहाँ बहुवचन, और एक होता है वहाँ पे एक वचन। प्रश्न संख्या 24 है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है प्रति, ब है प्रत्यय, स है प्र और द है प्रत। इसका आंसर द सही उत्तर होगा, प्रत्यय। यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यक्ष शब्द में
प्रत्यय है। यहाँ पे प्रत्यय ना होकर ये प्रश्न होगा कि उपसर्ग है, क्योंकि जो भी ये प्रति ये सब देखिए प्रत्यय में शुरू में प्रत जुड़ा हुआ है, ना कि बाद में। तो यहाँ पे होना चाहिए प्रश्न में प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, गलत दिया हुआ है, यहाँ उपसर्ग होगा। बाकी इसका ऑप्शन द ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ है वाक्य के प्रारंभ में, ब है वाक्य के मध्य में, स है वाक्य के अंत में, और द है रेखा के रूप में। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, वाक्य के अंत में। यानी जब वाक्य खत्म होता है और सबसे लास्ट में जो खड़ी पाई लगाया जाता है उसी को पूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो ये अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं य, र, ल, व, ह। तो इसमें से कौन सा य, र, ल, व, ह नहीं है? तो ब नहीं है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ऑप्शन है वर्णात्मक प्रश्न, ब है विकासात्मक प्रश्न, स है व्याख्यात्मक प्रश्न, और द है विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 28 है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ऑप्शन है वक्ता, ब है सुवक्ता, स है वाचाल, द है नेता। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, वाचाल। यानी जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है, यानी उसका पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन है चौकस, ब है सचेत, स है पहरेदार, और द है सावधान। चौकस का अर्थ, सजग का अर्थ होता है कि चौकस, सचेत या सावधान रहना, और जो पहरेदार होता है बिल्कुल ये भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है। तो यही सही उत्तर होगा, क्योंकि यह नहीं पूछा हुआ है। सजग शब्द का पर्याय नहीं है, उसका मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, ब है व्ययभाव, स है तत्पुरुष, और द है बहुव्रीहि। तो 30वें का ऑप्शन असही उत्तर है कर्मधारय। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो। यहाँ पे महाकवि है, यानी ये जो कवि है उसकी विशेषता बता रहा है महाकवि, यानी बड़े कवि, सबसे बड़े कवि या महान कवि। तो ये विशेषता कवि की बता रहा है ना, महाशब्द। तो ये विशेषण हो जाएगा महाशब्द, और जो कवि है विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। प्रश्न संख्या 31 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 32 है, द ध्वनि है। ऑप्शन अ है तालव्य, ब है दंत, स है ओष्ठ, और द है कंठ। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, दंत। त थ द ध न, ये त वर्ग का जो द वर्ण जो त वर्ग में आता है, त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33 है, बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन है उर्दू का, ब है फारसी का, स है हिंदी का, और द है अंग्रेजी का। बेखौफ में जो शुरू में जो बे शब्द जुड़ा हुआ है किस भाषा का है? तो फारसी शब्द का, ये फारसी भाषा का है। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 है, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। ऑप्शन है सदाचारी, ब है सर्वव्यापी, स है सत्यवादी, और द है सर्वज्ञ। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, सत्यवादी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। तो मधुर में देखिए मधुर धन ता हुआ है, इसमें जो ता है यही प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ होता है जो अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाए। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, ता। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36, वाह वाह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वाह वाह शब्द क्या है? ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय, वह है समुच्चय बोधक अव्यय, स है संबंधवाचक अव्यय, और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं? जहाँ पे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो वहाँ पे विस्मयादि बोधक होता है। और विस्मयादि बोधक जो लास्ट में होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, एक पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी। तो जहाँ भी ऐसा आएगा ना तो वो विस्मयादि बोधक ही होगा। इसका ऑप्शन जो अ है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि वाह वाह के बाद देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 37 है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, ब है संख्यावाचक विशेषण, स है परिमाणवाचक विशेषण, और द है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है, गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी कोई भी व्यक्ति है जो परिश्रमी है तो उसका गुण है वो,
ना कि उसका संख्या तो दिखा नहीं रहा है, परिमाण से भी पता नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत, अधिक, तेज, और सार्वनामिक भी विशेषण नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 38, वह गलत होने से डैश है, डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। नीचे दिया हुआ है, इसको फिल करना है, इसमें से कौन आ सकता है यहाँ पे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। 38 में है, वह गलत होने से बहुत डरती है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। वह है, वह गलत होने से तेज डरती है, तेज तो होगा नहीं। और वह गलत होने से अचानक डरती है, ये भी नहीं होगा। और द है, वह गलत होने से धीरे धीरे डरती है, ये भी नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे सुटेबल जो शब्द बैठ रहा है, अ ही बैठ रहा है, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39, वह मेरा डैश है कि आज वर्षा होगी। इसमें क्या भरा जा सकता है? वो यह मेरा कथन है, कथन से वर्षा नहीं हो सकती है, ये नहीं होगा। वह है आकलन है, आकलन भी नहीं होगा। और यह मेरा अनुभव है कि आज वर्षा होगी, अनुभव से तो वर्षा होती नहीं है। और द है, यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी, यानी अनुमान ही लगाया जा सकता है वर्षा का कि आज वर्षा हो सकती है। तो इसका जो द है यही सही आंसर होगा। प्रश्न के 40 है, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? ऑप्शन अ है अव्यय, ब है संज्ञा, स है क्रिया विशेषण और द है विशेषण। तो इसका जो ऑप्शन अ है यही सही उत्तर होगा, अव्यय। ये संज्ञा है नहीं, क्रिया विशेषण किसी क्रिया का विशेषता बता नहीं रहा है, विशेषण है नहीं, तो यही अव्यय ही होगा। प्रश्न के 41 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन उसमें है? तो स और ह को उस व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे स भी दिया हुआ है, देखिए हलंत दिया है, इसका अर्थ है जो इसमें जो स्वर अ है ये नहीं है, हलंत का अर्थ है। तो स ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी, ये सभी उस व्यंजन है। प्रश्न संख्या 42 है, स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बना है। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, स धन र धन अ, यानी ये स और र से मिलकर बना होता है, जिसमें र के नीचे और हलंत लेंगे तो इसमें अ भी जुड़ जाएगा। हलंत का अर्थ होता है कि स्वर रहित, यानी अरहित, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 है, ख का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो क ख ग घ क वर्ग में ही ख भी आता है, तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा, कंठ। प्रश्न संख्या 44 है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है अंगूठी, व है रुपया, स है आकृति और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, अज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है दशरथ के पिता, ब है आज, स है अजगर और द है आजीवन। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा, दशरथ के पिता। प्रश्न संख्या 46 है, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन अ है कर्तवाच्य, ब है कर्मवाच्य, स है भाववाच्य और द है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन स सही उत्तर है, भाववाच्य। यहाँ पे भाव का पता, जहाँ कर्ता की प्रधानता वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता वहाँ कर्मवाच्य होता है, और जहाँ भाव पता चले जिस सेंटेंस को पढ़ने में वो भाववाच्य होता है। लिखा नहीं जाता, यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से भाव यहाँ पे पता चल रहा है, कोई व्यक्ति है उससे कोई प्रॉब्लम है, लिखा नहीं जा रहा है उससे, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 47 है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है सदा सच बोलो। संदेह यानी कौन सा जो इसमें जो सेंटेंस है उसमें संदेहार्थक क्रिया का जो क्रिया है संदेह पैदा कर रहा है, पढ़ने से पता लगेगा। इसका सभी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है सदा सच बोलो, वह है वह जाना चाहता है, स है तुम नहीं लिखोगे और द है तुमने अखबार पढ़ा होगा। पढ़ा होगा, हो सकता है तुमने पढ़ा भी होगा, हो सकता है तुमने नहीं भी पढ़ा होगा। यहाँ पे संदेह का पता लग रहा है ना, अखबार पढ़ा होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, यही संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 48 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन अ है क्रिया, ब है धातु, स है कर्ता और द है कर्म। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, धातु। प्रश्न संख्या 49 है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। किस शब्द में लास्ट में नी जुड़ा हुआ है? देखिए ऑप्शन अ है लिखना, इसमें ना जुड़ा हुआ है, ब है महानता, इसमें ता जुड़ा हुआ है, स है करनी, इसमें नी जुड़ा हुआ है, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 50, जातिवाचक संज्ञा शब्द है।
ऑप्शन आ है डॉक्टर, ब है कामायनी, स है सुशील और द है बचपन। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा डॉक्टर। डॉक्टर कहने से ये जातिवाचक, एक जाति है डॉक्टर, जिसमें लेडी भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, और डॉक्टर कोई भी हो सकता है। जैसे कि पशुओं के डॉक्टर भी डॉक्टर ही कहलाते हैं, और इंसानों के डॉक्टर भी डॉक्टर कहलाते हैं। सभी प्रकार के डॉक्टर हो जाएंगे डॉक्टर के अंतर्गत, सर्जन हो जाएंगे, और फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी होते हैं सब डॉक्टर ही कहलाते हैं। प्रश्न के 51 है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ऑप्शन है दृष्टि, ब है प्रश्न, स है समस्या और द है स्थिति। तो इसका ऑप्शन जो स है यही सही उत्तर होगा, समस्या। जो जटिल विशेषण है, जो जटिल शब्द है, ये एक विशेषण है, इसके लिए उपयुक्त संज्ञा होगी, इसकी संज्ञा समस्या होगी। समस्या संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है जटिल के लिए। प्रश्न के 52 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, इसमें क्या भरा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, ये भरा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, कि तीसरा है 100 में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, या फिर जो द दिया है से प्रत्येक प्रश्न से 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सबसे उपयुक्त जो आंसर है सही है। देखिए 100 को भरने से बिल्कुल सही जो सेंटेंस बन रहा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो यही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 53, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन है संबंध, ब है अपादान, स है कर्ण और द है संप्रदान। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है अपादान। यहाँ पे लिखा हुआ है हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी जयपुर से अलग हो रहा है ना, तो से जहाँ पे आता है अलग होने के अर्थ में, वहाँ पे अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी होता है से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ जयपुर से दिल्ली, यानी जयपुर से हीरा अलग हो रहा है ना, तो वही सही उत्तर होगा अपादान कारक। प्रश्न के 54 है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ऑप्शन अ है मनस्वी, ब है मानवता, स है मनुष्यत्व और द है आदमीयता। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा मानवता, ह्यूमैनिटी, यानी मानव से मानवता भाववाचक संज्ञा बनेगा। प्रश्न के 55 है, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन अ है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाव का पता लग रहा है, यहाँ पे कर्मवाच्य नहीं होगा। ब है राम पत्र लिखता है, यहाँ पे कृतवाच्य होगा, क्योंकि राम पे जोर दिया गया है, कर्ता की प्रधानता है। स है राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो यही सही उत्तर होगा स, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, यानी पढ़ा जाता है। और द है उपयुक्त में कोई नहीं, ये होगा नहीं, यानी सही उत्तर होगा। प्रश्न के 56 है, आरंभिक अवस्था में बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन है चित्र विधि, वह है वार्तालाप विधि, स है प्रश्नोत्तर विधि और द है कहानी कथन विधि। तो आरंभिक स्तर पर यानी बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वार्तालाप भी उनके लिए उपयुक्त विधि नहीं होती है, और प्रश्नोत्तर भी नहीं होती है, और कहानी कथन विधि भी नहीं होती है। सबसे अच्छा होता है उनको चित्रों के माध्यम से कहानी बताना सिखाना। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न के 57, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। ऑप्शन अ ही सही उत्तर है इसका 2। प्रश्न के 58 है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं सरल वाक्य। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। ऑप्शन स दिया है मिश्र वाक्य और द है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो पहला जो वाक्य है दूसरे वाक्य पे आश्रित है। और संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जो दो संयुक्त वाक्य एक किसी तीसरे संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं, तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, यानी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। प्रश्न के 59 है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए परिभाषा के अनुसार ही इसमें छाटना है। मिश्र वाक्य जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, इसको तो सरल वाक्य कहते हैं, तो ये होगा नहीं। वह है जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तो इनको तो संयुक्त वाक्य कहते हैं, ना कि मिश्र वाक्य। स है जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य यानी उसी पे आश्रित हो, तो उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका ऑप्शन स ही सही उत्तर होगा। तो इनमें से कोई नहीं है, तो होगा नहीं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 60, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं। ऑप्शन है विधिवाचक, ये नहीं होगा।
ब है सरल वाक्य, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है। और स है मिश्र वाक्य, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें संयोजक शब्द नहीं आता है। एक वाक्य जो दूसरा उपवाक होता है पहले उपवाक पे निर्भर रहता है। जैसे कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये भी नहीं होगा। और द है संयुक्त वाक्य, यही सही उत्तर होगा क्योंकि ये संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन है क्रुद्ध, ब है क्रोध, स है क्रोधित और द है क्रोधी। इसका ऑप्शन ब सही उत्तर है क्रोध। प्रश्न संख्या 62 है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है शिशु, ब है भक्ति, स है प्राण और द है ग्रंथ। तो इसका ऑप्शन स सही उत्तर है प्राण। कभी भी आपने सुना होगा कि उनके प्राण निकल गए या प्राण निकल रहे हैं, ना कि निकल रहा है, तो यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 63, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन है कहानी, ब है उपन्यास, स है निबंध, द है संस्मरण। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है कहानी। प्रश्न संख्या 64 है, कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 65 है, कहानी की विधियां मानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 66 है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है सूर्योदय, ब है निगत, स है धीरे धीरे और द है नीला। इसका ऑप्शन स सही उत्तर होगा धीरे धीरे। वह धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे उठता है, या फिर कुछ भी और जो किसी भी आप क्रिया के पहले धीरे धीरे लगा देते हैं, यानी वो क्रिया की विशेषता बताने लग रहा है। तो यहाँ पे बताना है ना क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया के पहले धीरे धीरे प्रयोग होता है, तो यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 67 है, इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन है दिन भर, ब है सर्वत्र, स है निसंदेह और द है अत्यंत। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा अत्यंत। प्रश्न संख्या 68 है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूत यानी भूतकाल का जो अपूर्ण हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसी को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका ऑप्शन अ है आपका पुत्र मिल गया था। यहाँ पे गया था यानी पूर्ण भूतकाल है ये, ना कि अपूर्ण भूतकाल है। पुत्र खोया हुआ था, मिल गया। वह है बालक सो रहा था, यानी वो कॉन्टिन्यू था, ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस यानी सो ही रहा है, तो ये पूर्ण नहीं हुआ है ना, तो यही सही उत्तर होगा। बाकी जो स दिया है वर्षा हुई होगी, ये संदेह पता लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। और द है वर्षा हुई थी, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल है, हुई थी। यहाँ पे हुई थी यानी पूर्ण हो गई थी वर्षा, तो यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ पे पूछा है अपूर्ण भूतकाल का, तो वही सही उत्तर होगा बालक सो रहा था। प्रश्न 69 है, वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है सुनकर, ब है स्वयं बोलकर, स है पढ़कर और द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 70 है, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ऑप्शन है क्रियाकलाप, ब है परिवेश, स है परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी और द है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन द सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 71 है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन है झुठलाना, व है फड़फड़ाना, स है हिनहिनाना और द है मिमियाना। तो इसका जो ऑप्शन अ सही उत्तर होगा झुठलाना। प्रश्न 72 है, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, ब है पूर्ण भूतकाल, स है संदिग्ध भूतकाल और द है अपूर्ण भूतकाल। तो इसका जो ऑप्शन स सही उत्तर होगा संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, पढ़ने से ये पता चल रहा है श्याम ने गाना गाया होगा। हो सकता है कि वो गाया होगा, नहीं भी गाया होगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे संदेह का पता लग रहा है ना, तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संबंध बोधक, ब है समुचय बोधक, स है विस्मयादि बोधक और द है क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है क्रिया विशेषण। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण ही तो कहते हैं। इसका ऑप्शन द ही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है अब, ब है जहाँ, स है पर्याप्त और द है आगे। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा अब। किधर से कालवाचक अब जो है समय का ही पता लग रहा है यहाँ पे, तो ये जो अब है
कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न संख्या 75 है, वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, वह स्थानवाचक विशेषण, स है प्रश्नवाचक विशेषण और द है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन बहुत सही उत्तर है स्थानवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 76 है, किस विकल्प में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन अ है जीवन विश्व की संपत्ति है। ये प्रसाद जी का जो ये वाक्य है, तो ये सही है कि वह है जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन के बाद कॉमा है, यहाँ पे कॉमा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नहीं होगा। स है जीवन विश्व की संपत्ति है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे डैश की जरूरत नहीं है, संयोजक चिन्ह की जरूरत नहीं है और कॉमा की जरूरत नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द है जीवन विश्व की संपत्ति है, यहाँ पे भी कॉमा की आवश्यकता नहीं है, यानी इसका ऑप्शन अ ही सही आंसर है, जीवन विश्व की संपत्ति है। यहाँ पे विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन अ है वह आए या न आए अर्धविराम अवश्य आऊँगा, यहाँ पे अर्धविराम लगा हुआ है, तो अर्धविराम की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉमा हो सकता है। वह आए या न आए कॉमा मैं अवश्य आऊँगा, यही सही आंसर है। बाकी भी देखते हैं। स है वह आए, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह हो ही नहीं सकता, कोई भी आश्चर्य और शोक घृणा का बोध नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और द है वह के बाद तुरंत कॉमा है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन जो वह है यही सबसे, इसमें जो विराम चिन्ह का सही उपयोग हुआ है। एक सेंटेंस खत्म होने के बाद वह आए या न आए कॉमा रहेगा, थोड़े समय रुका जाएगा, फिर मैं अवश्य आऊँगा, उसके बाद है खड़ी पाई, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 78 है, उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। प्रत्यय का अर्थ होता है यानी लास्ट में जुड़ता है ना प्रत्यय, तो किस में ई वाले में जुड़ा हुआ है। देखिए ब है भूखा, तो इसमें आ जुड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। स है मलिक, इसमें अ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। द है हंसना, इसमें आ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। जो ऑप्शन अ है हंसी, इसी में बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 79 है, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है, यानी जो महिमा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द के अंत में, तो ऑप्शन है माँ, ब है ना, स है आ और द है ईमा। यानी देखिए छोटी मह धन ईमा, ये जो छोटी की मात्रा है ह में ई और म, यानी ईमा जुड़ा हुआ है, इसका ऑप्शन द सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80, आपका भविष्य उज्ज्वल हो वाक्य है। ऑप्शन है इच्छावाचक, ब है आज्ञावाचक, स है विधिवाचक और द है संकेतवाचक। तो इसका जो ऑप्शन अ सही उत्तर है इच्छावाचक। कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आपका बता रहा है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, यहाँ पे इच्छा जाहिर किया जा रहा है ना, तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 81 है, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति की, ब है सुनने की, स है लिखने की और द है सभी की। तो इसका ऑप्शन जो अ है यही सही उत्तर है, अभिव्यक्ति की। उच्चारण में सशक्त जो क्षमता होती है अभिव्यक्ति की, यानी अपने उच्चारण के माध्यम से उसमें अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते हैं बोल करके। ऑप्शन इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न के 82, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन है पद्य का, ब है गद्य का, स है निबंध का और द है सभी का। तो जो इसका ऑप्शन द है यही सही आंसर है, सभी का। यहाँ पे ऑप्शन ब दिया हुआ है क्योंकि गद्य का ही केवल नहीं है। अगर जो यहाँ पूछता दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, तो गद्य का हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो सभी का दिया हुआ एक ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, सभी का, जिसमें सभी समाहित हो जाएंगे। पद का भी बहुत स्थान होता है जीवन में, गद्य का भी होता है, निबंध का भी होता है। निबंध लिखने से वर्णनात्मक क्षमता बढ़ती है, लिखने की क्षमता बढ़ती है। पद से जो गाने रुचि पैदा होता है, जो कहानी के प्रति या फिर जो भी पठन के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पद का इस्तेमाल किया जाता है, उसको गा करके पढ़ा जाता है ना, तो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उसको पढ़ने में। और गद्य जो होता है ये कहानी लेखन ये सब चीज़ें, यानी सबका महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत दिया है, हो सकता है ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, ब है माध्यमिक स्तर, स है स्नातक स्तर और द है तीनों। तो इसका जो ऑप्शन अ है प्राथमिक स्तर। यहाँ पे तीनों नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। सबसे उपयुक्त अवसर सबसे ज़्यादा जो होता है वो बच्चे छोटे पे ही सीखते हैं,
उनका उच्चारण जो बेकार हो गया और जो नहीं ठीक से उच्चारित कर रहे हैं किसी शब्द को तो या फिर किसी अक्षर को वर्ड को तो वो बिगड़ा ही रहता है, बाद में उनको सुधारना मुश्किल होता है। प्राथमिक स्तर पे ही उच्चारण का प्रमुख रूप से बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनके उच्चारण को सुधारना चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा जो अवसर अच्छा होता है वो प्राथमिक स्तर पे ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन और सही आंसर होगा। प्रश्न के 84 है, कक्षा 1 से 3 तक में सहारा लिया जाता है। ऑप्शन है अभिनय प्रणाली का, ब है गीत प्रणाली का, स है अर्थबोध प्रणाली का और द है व्याख्या प्रणाली का। तो इसका जो ऑप्शन ब है गीत प्रणाली का यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 85 है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। ऑप्शन है गीत प्रणाली, ब है शिक्षण प्रणाली, स है अभिनय प्रणाली और द है व्यास प्रणाली। इसका जो ऑप्शन ब है शिक्षण प्रणाली यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 86 है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन द दिया हुआ है इच्छावाचक, यही सही आंसर होगा। यहाँ पे तो नाम दे दिया है इच्छा या कामना, तो इसी से यह सही हो जाएगा, इच्छावाचक उसको कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 87, मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है संकेत द्वारा, संकेतों द्वारा, ब है वाणी द्वारा, स है भाव भंगिमाओं द्वारा, द है उपयुक्त सभी द्वारा। तो इसका ऑप्शन द है सही, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 88 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। ऑप्शन है रचनात्मक, ब है कलात्मक, स है सृजनात्मक और द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही उत्तर है सृजनात्मक। प्रश्न के 89 है, मानव अपने भाव को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, यह कथन है। तो यह कथन रमन बिहारी लाल का है। इसका ऑप्शन और सही उत्तर है। प्रश्न के 90 है, इसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है। ऑप्शन है वार्तालाप, ब है भाषण, स है वाद विवाद और द है कविता लेखन। तो मौखिक यानी बोलने से संबंधित है ना, तो कविता लेखन है तो लेखन नहीं आएगा। इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न क्या 91 है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है। ऑप्शन है संदेहवाचक, ब है संकेतवाचक, स है आज्ञावाचक और द है विधिवाचक। तो इसका जो ऑप्शन द सही उत्तर है विधिवाचक। यहाँ पे ऑप्शन ब दिया हुआ है संकेतवाचक, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। यहाँ पे संकेत भी है लेकिन यहाँ सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा यहाँ पे द दिया हुआ है विधि। ये विधि का विधान है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो मेहनत करेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा, ये विधि है। तो इसका जो ऑप्शन द है यही सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है ये गलत दिया हो। प्रश्न क्या 92 है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आज्ञावाचक, ब है विस्मयवाचक, स है निषेधवाचक और द है संकेतवाचक। तो इसका जो ऑप्शन सही उत्तर होगा निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात के कार्य का न करने का बोध हो तो वहाँ निषेध होता है। इसका ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 93, श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। ऑप्शन है विधिवाचक, ब है निषेधवाचक, स है संकेतवाचक और द है आज्ञावाचक। तो इसका जो ऑप्शन द सही उत्तर है आज्ञावाचक। श्याम स्कूल जाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है तो आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न के 94 है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ पे सबसे पहला बात पहचानने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है, तो विस्मयादिबोधक ये वाक्य हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ब सही उत्तर होगा विस्मयवाचक। प्रश्न क्या 95 है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, इसे पता नहीं चल रहा है कि वो पढ़ा लिखा है भी कि नहीं है। तो संदेह का पता लग रहा है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है संदेहवाचक यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न के 96 है, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। इसमें से किस वाक्य से संकेत का पता लग रहा है। ऑप्शन है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये नहीं है, ये इसमें से संकेत नहीं है, संकेत का नहीं पता लग रहा है। ये तो है, ये नाश्वर सत्य है। और वह है ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ये भी सत्य है, ये भी इसे संकेत का पता नहीं चल रहा है। है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, और बिल्कुल सही है क्योंकि ये संकेत किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है ईश्वर से कि ईश्वर करे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाए कहा जा रहा है। और द है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न के 97, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। यानी देखिए इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, मयंक सुंदर है कॉमा वह हंसमुख भी है, इसको संक्षेप करके और सरल वाक्य में बदलना है। तो कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन है मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है।
तो उतना ही बड़ा तो ये भी है, उतना शॉर्ट नहीं किया गया है, इतना सूटेबल नहीं लग रहा है, तो ये नहीं होगा। ब है मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। लेकिन क्या, हंसमुख भी है भी, लेकिन वहाँ किया जाता है जहाँ पे अपोजिट दो शब्द ये रहते हैं, ये भी नहीं होगा। द है मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी, ये भी नहीं होगा, ये भी बड़ा ही लग रहा है। लेकिन ये स है मयंक सुंदर और हंसमुख है, कितना छोटा करके संक्षेप में सुटेबल शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 98, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए, यानी उसको सही टिक करना है, नहीं बताना है। ऑप्शन है नहीं, यह मुझसे न होगा, नहीं के बाद कॉमा है, ब है नहीं यह के बाद कॉमा नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं के बाद विस्मयादि बोधक जो ये चिन्ह है ये तो होगा ही नहीं। यहाँ जहाँ पे हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध होता है वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे भी यह नहीं है, नहीं के बाद ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो है नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 99, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ब है विस्मयवाचक, स है पूर्ण विराम और द है अर्ध विराम। तो जिसका ऑप्शन स है पूर्ण विराम, यही सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता है या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर, जब एक का कंप्लीट हो जाए फिर जब दूसरे से प्रश्न किया जाएगा तो हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हारा घर, किसी बच्चे से आप पूछें अपने क्लास में कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो नहीं बता पाया या फिर नहीं बोल पा रहा है, तो फिर आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ। जब तुम बताओ कहेंगे तो वहाँ पूर्ण विराम लगेगा ना, तो यही है, क्योंकि एक से पहले से प्रश्न पूछा जा चुका है, वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो वो कंप्लीट हो गया है, वो बच्चा दूसरा सुन रहा है कि क्या उससे प्रश्न पूछा गया है, दूसरे से बोलेंगे कि तुम बताओ, तो बताओ के बाद पूर्ण विराम लगेगा। तो इसी कंटेक्स्ट में ये दिया हुआ है, दिया है पूर्ण विराम नहीं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक भी आप ऐसे सोचे कि कितने लोगों से भी प्रश्न पूछें, पहले बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो नहीं बता रहा, फिर आप दूसरे बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम बताओ, तो वहाँ पे तुम बताओ ना बोल के केवल आप बोलेंगे आप तुम्हारा घर कहाँ है दूसरे बच्चे से, तो वहाँ भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये किसको माना है अब इस पर डिपेंड करता है, इस पे यहाँ पे आंसर दिया है पूर्ण विराम, तो ऐसे ही होगा कि पहले से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा घर कहाँ है, दूसरे से पूछा जा रहा है कि अच्छा तुम बताओ, तो ये ऐसे ही पूछा जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे 100 आंसर इसका सही दिया हुआ है। प्रश्न के 100 है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन है। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, एक वाक्य या एक वाक्य जो दिया रहता है शुरू में उस पर दूसरा जो वाक्य होता है आश्रित होता है, उसी को मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जो यहाँ पे छाट के बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ये तो सरल वाक्य है, ये नहीं होगा। वह है जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, यानी देखिए पहले वाक्य पे दूसरा डिपेंडेंट है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं वही तो वैद्य के पास नहीं जाते हैं, इस पे ये डिपेंडेंट है, तो यही सही आंसर होगा। बाकी 100 है करो या मरो, ये नहीं होगा। द है उपयुक्त कोई नहीं है, तो होगा नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 101, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, ब है बोलने की योग्यता, स है लिखने की योग्यता, द है उपयुक्त सभी। तो ये इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपयुक्त सभी, यही सही आंसर है। प्रश्न के 102 है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है शुद्धोच्चारण, ब है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, स है सशक्त भाषा और द है उपयुक्त सभी। तो ये इसका ऑप्शन द है, यही सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 103 है, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये कथन है लेम्बार्न का, इसका जो ऑप्शन अ है यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 104, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन अ है वाद विवाद प्रतियोगिता से, ब है अंत्याक्षरी से, स है कवि दरबार से और द है उपयुक्त सभी से। तो साहित्य में रुचि इन सभी से की जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 105 है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ऑप्शन है स्वतः लेखन में रुचि, वह है शुद्ध लेखन, स है शब्दकोश में वृद्धि और द है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन द सही आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 106 है, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। ऑप्शन है जागना, वह है सोना, स है हंसना और द है लिखना। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, लिखना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 107, किस वाक्य में
कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ममता पुस्तक पढ़ती है, वह है रमेश स्कूल जाओ, स है शायद वह राम का भाई है, द है बैठा नहीं जाता। तो बैठा नहीं जाता तो भाववाच्य है। और इसका जो ऑप्शन है ममता पुस्तक पढ़ती है, तो ममता यानी यहाँ पे कर्ता पे जोर दिया जा रहा है, यानी कौन पुस्तक पढ़ता है, तो ममता पढ़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन सही उत्तर है ममता पुस्तक पढ़ती है। यह कर्तवाच्य का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 108, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्म होते हैं, वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जो पहला वाक्य है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे ही धर्मात्म होते हैं। इन धर्मात्म जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं। इन जो दूसरा वाक्य है पहले पे डिपेंडेंट है, यानी जो गरीब की सहायता करेगा वही धर्मात्म कहलाता है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे कोई संयोजक अव्यय तो दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 100 होना चाहिए, ना कि ब। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 109, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, वाक्य किस कोटि का है। यहाँ पे भी देखिए 100 दिया हुआ है, यानी मिश्र वाक्य दिया है। मिश्र वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्य है, न कि आश्रित है, और एक संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है, संयोजक अव्यय से। यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक स्वतंत्र वाक्य है, तुम्हारे साथ खेलूँ एक स्वतंत्र वाक्य है, एक अव्यय से जुड़ा हुआ है, एक संयोजक अव्यय की से, यानी की आया है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो ये हो गया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। जब ऐसे होता है, जब दो स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक अव्यय से जुड़ते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका ऑप्शन ब सही आंसर होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो छपने में अदला बदली हो गया हो, स इसका सही होगा और ब इसका सही होगा, संयुक्त वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 110, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है मधुर भाषण वाणी का तप है, ब है कटु वचन मन को आहत करता है, स है छी कितनी बुरी बात है, और द है गंदगी सदैव हानिकारक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि विस्मयादि बोधक वहाँ पे होता है जहाँ पे आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध हो। तो यहाँ पे छी शब्द आया हुआ है ना, तो यहाँ घृणा का बोध हो रहा है, घृणा कितनी बुरी बात है। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह होना चाहिए लास्ट में, तो यही सही आंसर है। प्रश्न का 111 है, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। ऑप्शन है सौरभ को बुलाओ, ब है तुम्हारा मन मंगल हो, स है तुमने सुना होगा, और द है आज विद्यालय में अवकाश है। तो इसका जो ऑप्शन ब है तुम्हारा मन मंगल हो, यहाँ पे इच्छा पता लग रहा है, यानी इच्छार्थक वाक्य है, यही सही आंसर है। प्रश्न का 112 है, राकेश आया होगा वाक्य है, आया होगा यानी संदेह है, ये आया होगा, हो सकता है नहीं भी आया हो। तो इसका जो ऑप्शन 100 है संदेहवाचक, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न का 113, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन अ है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, ब है विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, स है विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, और द है विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। प्रश्न की 114 है, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह है शीला गुणवान नायिका है, स है गुड़िया तेज चलती है, और द है हीरा चतुर बालक है। तो इसका जो ऑप्शन ब है शीला गुणवान नायिका है, यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन है संजय पानी लाओ, ब है हीरा खाना खा चुका, स है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, और द है बालक लिखता है। तो जिसका ऑप्शन 100 सही उत्तर है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। नहीं, शिक्षक ने किसको पढ़ाया, छात्र को। यहाँ पे कर्म भी दिया हुआ है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रश्न क्या 116 है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। ऑप्शन अ है मेरी होश उड़ गई, ब है हमारा होश उड़ गए, स है मैं होश उड़ गए, और द है मेरे होश उड़ गए। तो इसका जो ऑप्शन द है मेरे होश उड़ गए, यही सही आंसर होगा। सही प्रयोग यानी वचन का प्रयोग सही होगा। मेरी होश उड़ गए होगा ही नहीं यहाँ पे, हमारा होश उड़ गए ये भी नहीं होगा, मैं होश उड़ गए ये भी नहीं होगा, तो ही सही आंसर है। प्रश्न के 117 है, राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है।
तो इसका जो ऑप्शन अ है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। यहाँ पे पूछा हुआ है, अलग करके पूछा है बाढ़ से, यानी जो बाढ़ से या के द्वारा, बाढ़ के द्वारा मारा ना तो करण कारक हो जाएगा। बाकी कर्म कर्म को होता है, कर्म का जो को विभक्ति होता है। और जो पूछा होता है रावण को, इसमें पूछा होता तब कर्म कारक होगा, लेकिन यहाँ पे बाढ़ से में पूछा हुआ है। संप्रदान के लिए होता है अपदान से अलग होने के अर्थ में, तो ये दोनों तो होगा नहीं। यहाँ पे से के अर्थ में ऑप्शन ही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 118, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है मैंने उसे पढ़ाया है, ब है पेड़ से फल गिरा, यहाँ पे करण कारक दिया है। अ में दिया है मैंने उसे पढ़ाया है, करता है यहाँ पे। ब है पेड़ से फल गिरा, करण कारक है। यहाँ पे पूछा है असंगत है, तो पेड़ से अलग होने के अर्थ में अपदान होता है ना, तो करण दिया हुआ है, यही असंगत है, यही सही आंसर होगा। स दिया है प्रतिभा प्रेमचंद का उपन्यास है, संबंध है। प्रेमचंद का काकी के रारी रे नानी ने, वहाँ पे संबंध कारक होता है, तो यहाँ पे संबंध दिया हुआ है, सही है। द है आजकल वह घर पर ही है। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है में पर होता है, तो यहाँ पे घर पर दिया है ना, तो अधिकरण दिया है, ये भी सही है। और पहला दिया है मैंने, कर्ता ने, तो मैं ने दिया है, तो कर्ता दिया है, ये भी सही है। यानी केवल जो ऑप्शन ब है, यहाँ पे पेड़ से फल गिरा यानी अलग हो रहा है, तो अपदान कारक होना चाहिए, करण दिया हुआ है, तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि असंगत पूछा है। प्रश्न के 119 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। अब रेखांकित शब्द इसमें क्या है? उसकी यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, ब है निजवाचक सर्वनाम, स है संबंधवाचक सर्वनाम, और द है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका जो ऑप्शन स है संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। संबंध का पता लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न के 120 है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है कोई, यहाँ पे निश्चित नहीं है, कोई का मतलब ये अनिश्चयवाचक शब्द है, तो ये नहीं होगा। क्या भी नहीं होगा। द है कहाँ, ये भी अनिश्चय है, प्रश्नवाचक है ये कहाँ, तो और द है यही, यानी कंफर्म पता लग रहा है कि यही सही उत्तर होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है प्रश्न के 121, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है उसने दरवाज़ा खोला, ब है उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, स है जल्दी दरवाज़ा खोलो, और द है क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा। तो जो इसका ऑप्शन स है जल्दी दरवाज़ा खोलो, यही सही आंसर होगा, क्योंकि आज्ञा वाक्य को चिन्हित करना है, यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है जल्दी दरवाज़ा खोलो, तो यही सही आंसर होगा। प्रश्न के 122 है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसका ऑप्शन जो ब है यही सही आंसर होगा। इसके पहले पूछा हुआ था भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद क्या क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा समूहवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 123, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन है सर्वनाम के बाद आते हैं, ब है क्रिया के बाद आते हैं, स है संज्ञा के पहले आते हैं, और द है संज्ञा के बाद आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन स है संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण, यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न के 124, आलस्य शब्द का विशेषण है। ऑप्शन है अलसाना, ब है आलस, स है अलस, और द है आलसी। तो इसका जो ऑप्शन द सही आंसर है आलसी। प्रश्न के 125 है, व्याकरण में वजन का सही अर्थ है, तो संख्या है, इसका जो ऑप्शन ब है यही सही आंसर है। यह रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। प्रश्न के 126 है, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भवदीय, ब है निवेदक, स है आपका आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी, और द है विनीत। तो इसका ऑप्शन स है यही सही आंसर है, आपका आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी। यहाँ व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जब अपने दोस्त मित्र को लिखा जाता है, फैमिली में लिखा जाता है, तो वो उनका आज्ञाकारी होगा, है ना, स्नेहकांक्षी ही होते हैं, तो यही सही आंसर होगा, इसलिए सबसे अंतिम में यही लिखा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 127, किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिय महोदय, ब है पूजनीय, स है मित्रवर, और द है मान्य महोदय। तो इसका जो ऑप्शन सबसे उपयुक्त आंसर है द है मान्य महोदय। प्रश्न के 128 है,
निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ऑप्शन अ है लेटना, ब है छूटना, स है पिघलना, द है तड़पाना। तो ये इसका ऑप्शन द है, यही सही आंसर है, तड़पाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 129। हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है, यानी राम को है, कर्ता ने कर्म को जो होता है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसका ऑप्शन ब सही उत्तर होगा, कर्म कारक। प्रश्न संख्या 130 है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन अ है देव, ब है छात्र, स है नक्षत्र और द है प्राण। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर है, प्राण। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 131। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन है वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ब है कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, स है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, और द है आप जैसा सज्जन कौन होगा। तो यहाँ पे विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। जो सबसे शुद्ध जो वाक्य है वो अ है, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ज्वर यानी बुखार, फीवर। प्रश्न संख्या 132 है, वाचन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन अ है महापुरुषों की जानकारी तथा उनका विचारों को पढ़कर, ब है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, स है रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, द है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन द सही आंसर है, उपयुक्त सभी। वाचन की आवश्यकता होती है, सब में होती है। जो भी कुछ आप पढ़ेंगे यहाँ पे सब में पढ़कर ही है शब्द है, देखिए पढ़कर, पढ़कर, यहाँ पे पढ़कर। तो यहाँ पे वाचन की आवश्यकता, जहाँ भी आप पढ़ेंगे वाचन की आवश्यकता होगी ही। तो इसलिए इसका ऑप्शन द सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 133। वाचन का महत्व है। ऑप्शन अ है वाचन एकांकी हो सकता है, ब है वाचन सामूहिक हो सकता है, स है अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको केवल बोल के यानी वाचन के द्वारा उनको शिक्षित किया जा सकता है, वो लिखना नहीं जानते हो। तो इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 134 है, अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है शुद्ध वाचन का अभ्यास करना, ब है लिखकर समझाना, स है विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, द है वाचन कृतियों को समझना और समझाना। तो यहाँ पे पूछा हुआ है प्रश्न में अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, यानी वाचन का उद्देश्य नहीं है तो लिखना, वाचन में लिखना नहीं आएगा ना, तो लिख कर समझाना यही सही आंसर होगा, क्योंकि यह आंसर नहीं, प्रश्न जो है नहीं पूछा हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 135। अशुद्ध उच्चारण का कारण है। ऑप्शन है जीभ में कमी, ब है तोतलापन, स है हकलाहट और द है आत्मविश्वास की कमी। तो जिसका ऑप्शन ब है, यही सही आंसर है, तोतलापन। अशुद्ध उच्चारण का कारण सबसे जो कारण है वो तोतलापन होगा। प्रश्न के 136 है, ये एक आम उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है। यहाँ पे रेखांकित अंश क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया हुआ है। ऑप्शन है अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, ब है मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान, और स है उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, और द है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो जो इसका ऑप्शन अ है, यही सही आंसर है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। प्रश्न के 137 है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। ऑप्शन है तुम्हारा, ब है उसका, स है मेरा और द है हमारा। तो इसका ऑप्शन द है, यही सही आंसर है, हमारा। देखिए पुरुष 3 होते हैं, प्रथम या उत्तम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष जो होते हैं। तो उत्तम पुरुष होता है मैं और हम होता है, यहाँ पे उत्तम पूछा हुआ है, मैं और हम होते हैं। मैं और हम का जो यहाँ पे मेरा होगा, इसमें ऑप्शन में सही या तो द हमारा होगा, क्योंकि मैं और हम, मैं से मेरा बना है, हमसे हमारा बना है। लेकिन उत्तम पुरुष का बहुवचन पूछा है, तो जो मैं मेरा हो जाएगा, ये एक वचन है, तो इसीलिए जो हमारा सही होगा, क्योंकि ये बहुवचन में प्रयोग होता है हमारा। यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है, ये तो द्वितीय पुरुष का जो वचन है तुम्हारा, यानी द्वितीय पुरुष का एक वचन है, और वह है उसका, यानी ये तृतीय पुरुष का दिया हुआ है। जो इसका ऑप्शन द है, हमारा, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न का 138। कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है। यह कथन किसका है, तो प्रेमचंद का। इसका ऑप्शन बहुत सही आंसर है। प्रश्न 139 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं।
ऑप्शन है संकोच, ब है झिझक, स है शर्मिला होना और द है उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 140 है शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है परिवेशी विषयों पर, ब है सामाजिक घटनाओं पर, स है उनके अनुभव पर और द है उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो जिसका ऑप्शन द है यही सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। अगला प्रश्न है प्रश्न 141, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में है। ऑप्शन है कर्म कारक, ब है कर्ता कारक, स है कर्म और कर्ता और द है संप्रदान। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा दिया है? पूजा को, कर्ता ने कर्म को, करण से, यानी जो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। तो जो इसका ऑप्शन है कर्म कारक यही सही आंसर होगा। प्रश्न 142 है किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? ऑप्शन अ है खेल का मैदान लंबा है, ब है पंकज अच्छा गायक है, स है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता और द है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो इसका ऑप्शन द है यही सही आंसर है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। यहाँ पे जो बहुत शब्द है ना, बहुत यही है परिमाण का पता लग रहा है, थोड़ा या बहुत जहाँ आता है वो परिमाण को दिखाता है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? यानी इसका जो शब्द दिया हुआ है इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन है गाय, गाय तो स्त्रीलिंग है, ब है ग्रंथ, स है शेर और द है अकर्मक। जो ग्रंथ है ये नपुंसक लिंग है, अर्क भी नपुंसक लिंग है। जो शेर है, शेर दहाड़ता है या सिर आता है या सिर जाता है। यहाँ वाक्य प्रयोग करके आप पता लग कर सकते हैं, यही सही आंसर होगा। यहाँ पे ब दिया हुआ है जो कि गलत दिया है, ग्रंथ नहीं होगा, ग्रंथ और अर्क जो है नपुंसक लिंग होते हैं। प्रश्न 144 है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है मगरमच्छी, ब है मगरमच्छवी, स है मादा मगरमच्छ और द है मगरमच्छानी। इसका जो ऑप्शन स है यही सही आंसर है, मादा मगरमच्छ। प्रश्न संख्या 145 है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। ऑप्शन है वर्षाएं, ब है वर्षाओं, स है वर्षा और द है वर्षागढ़। तो जो इसका ऑप्शन स है यही सही आंसर है, वर्षा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला निर्देश दिया हुआ है। इसमें प्रश्न 146 से 158 सभी प्रश्नों के 4-4 वाक्य दिए हैं। इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। यानी इनमें सब में से सही वाक्य चुनना है आपको, कुछ ना कुछ इसमें और 3 में कुछ गलत दिया होगा, बाकी इसमें से कौन सा सही है आपको चुनना है। जो 46 है प्रश्न संख्या, इसमें अ दिया है आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद की नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, देखिए ये नहीं होगा। वह है आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। और स है आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। और द है आपका आशीर्वाद आवश्यक है, यहाँ पे बिल्कुल सटीक जो सही दिया है यही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 147 है ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुँच गया। ब है ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, स है ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया और द है ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुँच गया। इसका जो सही आंसर है 147 का ब है ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। प्रश्न संख्या 148 है इसके बाद रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये सही लग रहा है। वह है रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। स है रवि 7वें में पढ़ता है, तो किसमें 7वें में क्या, ये भी नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होगा। और द है रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, ये भी नहीं होगा आंसर, ये यानी सही नहीं है। इसका जो अ है रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बिल्कुल सही है, यही सही आंसर होगा। प्रश्न 149 है अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। वह है अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। यहाँ पे देखिए केवल संभाल में यहाँ चंद्रबिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं दिया है, संभाल के आधा म दिया हुआ है, वहाँ पे चंद्रबिंदु दिया हुआ है। और स है अपने सामानों को संभाल कर रखिए और द है अपने सामान को संभाल कर रखिए। सामान अपने आप में बहुवचन होता है, सामानों नहीं होगा, समान होगा। इसका जो ऑप्शन द है यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 150 उसके पास जो कलम है वह हमारा है। वह है उसके पास जो कलम है यह हमारा है, यह नहीं होगा यहाँ पे। स है उसके पास जो कलम है सो हमारा है, यहाँ सो नहीं होगा।
द है उसके पास जो कलम है ये हमारा है, यहाँ पे ये नहीं होगा। यानी इसका जो ऑप्शन अ है यही सही आंसर है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। वह है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए। फैलाना शब्द नहीं होगा क्योंकि कीचड़ एक्चुअल में कीचड़ नहीं होता है। किसी के चरित्र पर जब कीचड़ उछालना के बात आएगी तो फैलाना वहाँ शब्द यूज नहीं होगा, क्योंकि उसको चरित्रहीन दिखाना है तो फैलाना तो होगा नहीं। स है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, अभी डालना भी नहीं होगा। द है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए, फेंकना भी नहीं होगा। यानी ये उचित शब्द नहीं है, इसका जो ऑप्शन अ सही आंसर है। प्रश्न के 152 है उसके लिए उनके एक पुत्र हैं। वह है उनको एक पुत्र है, यहाँ पे उनको नहीं होगा। और स है उनका एक पुत्र है। द है उनकी एक पुत्र है। इसका जो सबसे जो सटीक आंसर है उनके एक पुत्र है, यही सही आंसर है। प्रश्न का 153 है उसने बुद्धिमानता का काम किया। बुद्धिमानता नहीं होगा। वह है उनसे बुद्धिमानिता का काम किया, ये बुद्धिमानिता भी नहीं होगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस ठीक नहीं बैठ रहा है। बुद्धिमानिता कहीं यूज नहीं होता है। और स है उसने बुद्धिमाननीय का काम किया, ये भी नहीं होगा, बुद्धिमाननीय नहीं होगा। और द है उसने बुद्धिमानी का काम किया, बिल्कुल सटीक शब्द है, ये सही है। यहाँ बुद्धिमानी यूज होता है बुद्धिमान के लिए, यहाँ पे बुद्धिमानी यूज होगा, यही सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न 154। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो ज्यों का त्यों होता है ना, जहाँ ज्यों आएगा वहाँ त्यों होना चाहिए, वैसे नहीं होगा। वह है मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। जैसे आया है तो यहाँ पे तैसे आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। स है मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, यहाँ पे ज्यों त्यों आया है, ये सही आंसर है। द है मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो यहाँ पे जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, ये भी उतना सटीक नहीं है कि जितना सटीक है मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त है स दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 155। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। वह है प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ। स है प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। और द है प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, यही सही आंसर है। प्रश्न की 156 है अ भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। ब भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। स है भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है। और द है भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है, यही सही आंसर है, भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 157। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वह है जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। स है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ जो है सबसे उपयुक्त शब्द है, यही सही आंसर है। द दिया है जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है, गंभीर नहीं होगा, स सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 158। जो कुछ मेरा है सब आपका है। वह है जो कुछ मेरा है सब आपकी है, आपकी नहीं होगा। वह है जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, आपके भी सही वर्ड नहीं है। द है उपयुक्त सभी अशुद्ध है, ऐसा नहीं है, ये जिसका जो ऑप्शन अ है यही सही आंसर है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 159। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन स है यही सही आंसर होगा, कवियत्री। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग ने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया राजन सीरीज के, और इसके अगले क्लास में हम लोग सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का राजन सीरीज देखना हो तो सभी सब्जेक्ट का राजन सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।